नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इंडिया गठबंधन एक बार फिर संविधान को लेकर बीजेपी से आर पार की लड़ाई करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आज इस संघर्ष की मिसाल संसद में दिखाई दी। आप जानते हैं कि आज से 18वीं लोकसभा के लिए संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है और इस संसद में आज नए बने हुए सांसदों को शपथ लेनी थी और तीसरी बार सत्ता में लौटे मोदी ने इस मौके पर विपक्ष को घेरने की कोशिश की और आपातकाल का जिक्र छेड़ा। इसके साथ ही विपक्ष को जिम्मेदार बनने और नारेबाजी से बचने की नसीहत भी दे दी। नरेंद्र मोदी जब हर बार हमने देखा है कि जब भी वो सदन की शुरुआत होती है जाते हैं, नसीहत देते हैं विपक्षियों को। नसीहत में क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। आपातकाल का जिक्र कर रहे हैं। एक लगता है ऐसा कि कुछ हाथ में आ गया है। आपातकाल एक पुरानी बात होगी, 50 साल पुरानी बात, लेकिन आपातकाल को लेकर आप कब तक आगे बढ़ेंगे? आपके सामने बहुत सारी चीजें आपात हैं। उन सब चीजों को कैसे आप उसे दुरुस्त करेंगे, देश को उससे कैसे मजबूती दिलाएंगे, उससे दूर करेंगे, यह सब देखना जरूरी होगा। लेकिन खैर, नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे थे मीडिया से, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ इस पिटारे में है और आज से एक नई शुरुआत, नए लोकसभा और नए इस लोकतंत्र की एक नए चैप्टर की, नए पाठ की शुरुआत हो रही है। जरा देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी को सुनिए। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने की अपेक्षा करता है। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष उसमें खरा उतरेगा। साथियों, तो विपक्ष से देश क्या आशा रखता है, क्या उम्मीद रखता है, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। और उस गरिमा को, लोकतंत्र की गरिमा को उम्मीद है कि विपक्ष बरकरार रखेगा, बनाए रखेगा, ये नरेंद्र मोदी कह रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन क्या ये उम्मीदें नरेंद्र मोदी से नहीं की जानी चाहिए, जबकि नरेंद्र मोदी विपक्ष से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं? यही नरेंद्र मोदी हैं, इन्हीं की सरकार, इनका दूसरा कार्यकाल, जहां 146 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है और उसके बाद आप कई सारे जो विधेयक हैं, कानून हैं, उनको आप पास करवा लेते हैं। यह सब कुछ इसी देश ने और पिछली लोकसभा ने देखा है। खैर, लेकिन मोदी और उनके साथ पूरी बीजेपी तब बुरी तरह गिरती हुई नजर आई जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर महात्मा गांधी की मूर्ति वाली जगह जो है, जहां पर पहले महात्मा गांधी की मूर्ति रहती थी, वहां पहुंचा और सभी सांसदों के हाथों में संविधान की प्रतियां थी। ये विजुअल देखिए, इस विजुअल को फुल स्क्रीन अगर ला सकते हैं तो ले आइए। और ये विजुअल बहुत कुछ कहता है। इसमें देखिए, ये वही जगह है जहां कभी यहां पर विराजमान होते थे मूर्ति स्वरूप महात्मा गांधी। बापू के सामने खड़े होकर कई लोग सेल्फी लेते थे, कई लोग फोटो खिंचवाते थे। मैं भी कई बार खिंचवा चुका हूं, लेकिन यहां तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं, क्योंकि अब यहां पर बापू नहीं है, महात्मा गांधी नहीं है। और क्या विपक्ष यह उम्मीद करेगा कि यहां से बिना किसी बात के, बिना किसी कमेटी में चर्चा के आप मूर्तियों को हटा करके दूसरी जगह रख देते हैं? और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष से देश क्या उम्मीद करता है। तो देख लीजिए, आपातकाल की बात कह रहे थे नरेंद्र मोदी, अभी आपको सुनाया नहीं, लेकिन आगे इसी बात में, इसी चर्चा में है, आपातकाल का जिक्र भी वो कर रहे हैं कि कल 50 साल पूरा हो रहा है। लेकिन उस आपातकाल और इस आपातकाल में क्या फर्क है, यह भी बताना होगा नरेंद्र मोदी को, क्योंकि आप बिना किसी से चर्चा के आप उन देश के करता धरता जो लोग हैं, जिनकी पूजा की जाती है इस देश में, और उनकी मूर्तियों को आप हटा देते हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं, लेकिन विपक्ष के इस रवैये ने बता दिया है, जब विपक्ष ये कर रहा है, यहां पर विपक्ष प्रोटेस्ट कर रहा है, इस प्रोटेस्ट के इस रवैये ने यह बता दिया है कि इस बार वो, जी हां, इस बार विपक्ष सरकार को संविधान पर आक्रमण का एक भी मौका नहीं देगा, क्योंकि अगर सरकार यहां मनमानी करेगी तो विपक्ष उसे रोकेगा। और विपक्ष की मजबूती यहां साफ दिखाई दे रही है। विपक्षी सांसद संसद के बाहर ही संविधान लेकर खड़े नहीं हैं, बल्कि जब मोदी और शाह
बीजेपी के बाकी सांसद शपथ ले रहे थे तब भी वो खड़े नजर आए। आप ये तस्वीर देखिए, यहां राहुल गांधी और तमाम नेता जो है हाथ में देखिए संविधान लिए हुए, नरेंद्र मोदी उधर ओथ ले रहे थे। यहां नरेंद्र मोदी ओथ ले रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी, उसी बेंच पे अखिलेश यादव हैं, उसी बेंच पर बैठे हुए अवधेश प्रसाद जो जीत कर आए हैं अयोध्या फैजाबाद से, वो भी हैं, और हाथ में राहुल गांधी और तमाम नेता, विपक्षी दल के नेता यहां ये बताते हुए कि आप जो अभी शपथ ले रहे हैं, जो जिस संविधान की कसम खा रहे हैं, ये वही संविधान है जिसका जिक्र हम बार बार कह रहे थे, और आपके जो सांसद बनने की कगार में उस समय चुनाव लड़ रहे थे वो कह रहे थे कि हमें 400 सीट दीजिए ताकि हम इस संविधान को बदल पाएं। आज आप कस्में उसी संविधान की खा रहे हैं। तो यह सब कुछ आज सदन के अंदर हो रहा था दोस्तों, और मोदी और शाह ऐसे तमाम नेता जो कसम शपथ ले रहे थे, तो यहां पर यह सब कुछ दिखाया जा रहा था। यह समझने की जरूरत है और संविधान को याद दिलाना होगा। यहां पर संविधान को की बातें यहां याद दिलाई जा रही थी कांग्रेस सांसदों की तरफ से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने आज बयान भी दिए हैं कि कैसे संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। और आपको याद होगा कि राहुल गांधी तो पूरे चुनावों में संविधान पर मंडराते हुए खतरे का जिक्र करते हुए नजर आए थे, आप सुने थे। अपनी हर एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने बताया है कि बीजेपी सत्ता में लौटी तो संविधान पर खतरा आ जाएगा, इसीलिए अंबेडकर साहब के, बाबा साहब के बनाए इस संविधान को बचाना जरूरी है और कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को जिताना जरूरी है। यह बात कहते हुए राहुल गांधी नजर आए थे। आइए जरा उन्हीं भाषणों में से एक भाषण उन्होंने ओडिशा के किसी स्थल पर दिया था, उस भाषण का एक छोटा सा पाठ हम देख लेते हैं, जिसमें राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि संविधान को बचाना क्यों जरूरी है। और नरेंद्र मोदी, ये चुनावी भाषण है लेकिन यहां रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आज संविधान का जिक्र हो रहा है, आज संविधान की चर्चा हो रही है। लेकिन सुनिए, राहुल गांधी 30 मई की बात है, ओडिशा में भाषण दे रहे थे और ये कई जगहों पर, कई मंचों से संविधान का जिक्र करते हुए, और जो संविधान आज हाथ में लेकर न सिर्फ राहुल गांधी हैं बल्कि तमाम इंडिया गठबंधन के नेता आज दिखाई दे रहे हैं, ये उस समय मात्र एक संविधान और राहुल गांधी के हाथ में होता था। सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं भगवान का काम करता हूं, और उनके नेता कहते हैं कि जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। आप सोचिए इनके दिमाग में कितना अहंकार आ गया है। एक व्यक्ति कहता है मैं भगवान के लिए काम करता हूं, और उनका चमचा कहता है कि नहीं नहीं नहीं, भगवान इनके लिए काम करते हैं, ये भगवान के लिए काम नहीं करते हैं। तो ये इनकी सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाना है। हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए, अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा कीजिए और जनता की सरकार बनाइए। तो सुन रहे थे आप, हमारे कैंडिडेट को जिताइए, अंबेडकर साहब के बनाए इस संविधान को बचाइए, और ये बहुत जरूरी है। ये बात कहते हुए यहां राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया था कि नई पीढ़ियों का भविष्य संविधान बचाकर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। उनकी इस मुहिम का ही असर था कि बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला, 240 पर बीजेपी अटक गई। हालांकि वो सत्ता में लौट आई है, मगर यह सरकार बीजेपी, टीडीपी और जेडीयू के सहारे ही चला रही है, और उसके अलावा कुछ छोटे दलों के सहारे ही बीजेपी इस सरकार में काबिज हो पाई है। इसीलिए इस बार बीजेपी की मनमानी नहीं चल पाएगी। मोदी अब पहले की तरह जल्दबाजी में विधेयक लाकर बिना चर्चा के कानून नहीं बना पाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए किसान आंदोलन और शाहीन बाग आंदोलन खड़ा करने की नौबत इस देश में आई, आपने देखा। लेकिन अब विपक्ष ने संविधान के नाम पर आर पार की जो लड़ाई शुरू की है, उसके बाद शायद ही देश में मनमाने कानूनों के खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा होगा। आज राहुल गांधी ने अपनी संविधान का जिक्र करते हुए इस बात को रखने की कोशिश की। आइए जरा फिर से सुनते हैं राहुल गांधी। लेकिन आज जब वो सदन में पहुंचे, उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने इसी संविधान का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत क्यों पड़ी आज आप लोगों को, सब विपक्ष के? क्योंकि देखिए, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन, ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। संदेश जाएगा, संदेश हमारा संदेश जा रहा है
हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। सर इमरजेंसी की बात नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, सर प्रोटेम स्पीकर की बात हुई है। तो सुन रहे थे आप, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को कोई बदल नहीं सकता, छू नहीं सकता, ये कह रहे थे यहां पर राहुल गांधी। उसके अलावा आप देखिए, आज अखिलेश यादव भी अपने दल बल के साथ सत्ता पक्ष को चुनौती देते हुए नजर आए। और ये इंडिया गठबंधन की मजबूती ही है कि यहां उत्तर प्रदेश का नंबर 1 दल बन चुका है समाजवादी पार्टी, और यहां से एक चुनौती। और यहां देखिए, अखिलेश यादव के पीछे उनकी पत्नी डिंपल यादव, लेकिन बगल में अखिलेश यादव के बिल्कुल दाहिने साइड जो दिखाई दे रहे हैं आपको, उनका नाम है अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद जी जो हैं, ये फैजाबाद अयोध्या से जीत कर आए हैं, और यहां से एक चुनौती उस हिंदुत्व के नाम पर लड़ने वाली बीजेपी को चुनौती है, जो अभी तक राम के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश और इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश करती आई। लेकिन एक चुनौती पेश करते हुए इन सबके हाथ में, अलग अलग ही सही, लेकिन सबके हाथ में संविधान है। और संविधान इसलिए क्योंकि इसी संविधान के दम पर राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या तमाम नेता, केसी वेणुगोपाल दिखाई दे रहे हैं आपको कांग्रेस की तरफ से, सब एक दूसरे को बधाई देते हुए। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन, और इस दिन कहीं ना कहीं एक चुनौती इस संविधान के नाम पर ही सही वो पेश करते हुए सत्ता पक्ष को यहां इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि संसद सत्र के पहले दिन ही संविधान बचाने का जो जज्बा विपक्ष ने दिखाया है, क्या उसे देखकर संभल पाएगी बीजेपी या लड़खड़ा कर गिर जाएगी एनडीए सरकार? एक बहुत बड़ा यहां पर सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि संसद में पहले ही दिन संविधान पर आर पार, यह हम लिख रहे हैं, और यह आर पार क्या है? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सुनील शुक्ला जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ा दिन, बहुत बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज से एक नई सरकार और ओथ का काम शुरू हो गया, यानी शपथ लेने का काम। लेकिन जब शपथ ले रहे थे नरेंद्र मोदी, तो थोड़े हक्के बक्के से रह गए, और उन्होंने सोचा नहीं होगा कि जब वो शपथ लेने के लिए पहले सांसद के रूप में वो शपथ लेने के लिए पहुंचे, लेकिन उसी वक्त राहुल गांधी जिस संविधान की शपथ लेने के लिए पहुंचे थे, उसी संविधान को दिखाते हुए राहुल गांधी बता रहे थे कि इस चुनौती में हम आर पार के लिए तैयार हैं मोदी जी, ये कह रहे थे राहुल गांधी। लेकिन दूसरी तरफ एक चुनौती और भी है, और वो चुनौती है प्रोटेम स्पीकर के नाम पर जो 5 उनके सहयोगियों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से 3 सहयोगी, एक कांग्रेस से के सुरेश, एक डीएमके से टीआर बालू और एक टीएमसी से सुदीप बंदोपाध्याय। इन तीनों ने आज शपथ नहीं ली। और यह चुनौती भी है क्योंकि आपकी मनमानी नहीं चलेगी जो अभी तक कर रहे थे। हम आपकी मनमानी नहीं करने देंगे, आप जैसा चाहेंगे, आप जिसको प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहेंगे हम मान लेंगे, ऐसा अब नहीं होगा। इसीलिए यह पूरा का पूरा चेंज दिखाई दे रहा है, सब कुछ परिवर्तित नजर आएगा आपको। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसमें बहुत सारी बातें आ जाएंगी। और सबसे पहले हमारे साथी शकील अख्तर जी आज दिन भर वहीं थे, इस सदन में क्या कुछ चल रहा है, सदन के बाहर क्या कुछ चल रहा है, उस मूर्ति स्थल से जहां पर गांधी जी पहले विराजमान थे, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर मौजूद थे, उनको उठाकर जहां रखा गया है, वहां तक की पूरी कहानी आप तक लेकर आए हुए हैं शकील अख्तर जी। अंदर क्या चल रहा था, बाहर क्या चल रहा था, हाव भाव क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या था, सब कुछ बताएंगे। शकील अख्तर जी, ओवर टू यू, क्या कुछ था? देखिए, आज 18वीं लोकसभा का पहला दिन विपक्ष के नाम था, खास तौर से राहुल और अखिलेश यादव के नाम था। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों में जो उत्साह था वो बहुत लंबे समय बाद देखने को मिला, और इसी के बरक्स आज जो सत्ता पक्ष के सांसदों में खामोशी थी, थोड़ा निरुत्साह का माहौल था, वो भी इस 10 साल में पहली बार देखने को मिला। आज सत्ता पक्ष जो है ज्यादातर वक्त खामोश रहा, सिर्फ जब मोदी जी शपथ ले रहे थे उसी वक्त उसने थोड़ा मोदी मोदी कहा, लेकिन बाकी वक्त
जिस तरह वो उत्साह से जोश में बोलता रहता है और विपक्ष को थोड़ा सा भयभीत करता रहता है, वैसा कोई माहौल नहीं था। और जब खुद मोदी जी शपथ ले रहे थे उस वक्त आपने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी को यह यकीन नहीं था कि इस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव उनके ऊपर कमेंट करेंगे, उन्हें संविधान दिखाएंगे और सारा ध्यान जो है सदन का राहुल और अखिलेश की तरफ चला जाएगा। वो हमेशा से सारा अटेंशन खुद लेने के आदी रहे हैं, लेकिन आज राहुल ने ऐसा नहीं होने दिया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर। राज्यसभा तो अभी परसों से शुरू होगी, राज्यसभा तो अभी है नहीं, आज खाली लोकसभा ही थी। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था और इसमें खास बात यह थी कि विपक्ष जो है थोड़ा मजा लेने के मूड में था। आदमी मजा जब लेता है जब उसमें आत्मविश्वास आ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। गडकरी जी जब शपथ ले रहे थे तो विपक्ष ने खूब खुश होकर तालियां बजाई। सत्ता पक्ष ही बजा रहा था, लेकिन उससे ज्यादा विपक्ष बजा रहा था। और जब शिवराज सिंह चौहान आए तो विपक्ष जो है मामा 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 जी कहने लगा। तो अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, ये बता रहा था कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान ये वो लोग हैं जो कुछ अलग हैं। या नहीं वो एक अलग मुद्दा है, उनमें इतनी हिम्मत आई है या नहीं आई है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन विपक्ष में अब इतनी हिम्मत आ गई है कि वो ये खुल के बोल रहा है कि मोदी जी एक आप हो और ये दो आपके अलग लोग हैं ये। और इसका जवाब कोई जो है सत्ता पक्ष दे नहीं रहा था। तो आज का दिन जो है वो मोदी जी का दिन नहीं था, आज का दिन राहुल और अखिलेश का था। और जैसा आपने बताया कि आज सारे सांसद वहां इकट्ठा हुए, वो जगह एक शून्य की तरह लग रही थी, रिक्त स्थान। संसद के सामने जहां गांधी जी की प्रतिमा थी और उससे थोड़े से ही आगे हट के अंबेडकर जी खड़े हुए थे, एक हाथ में संविधान लिए और एक उंगली से रास्ता बताते हुए, देश का रास्ता कि संविधान पर किस तरह चलना है। लेकिन वो और वहां पे लगी हुई जो सारी प्रतिमाएं थी पुराने संसद भवन के ठीक सामने कोई भी नहीं। खैर, हम वहां से उस जगह गए जहां उसे रख दी गई है और हमने ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि जिस वक्त हम वहां गए वहां एक भी आदमी नहीं था, खाली वीराना पड़ा हुआ था उस जगह। गांधी जी को ऐसे वीराने में हमने पहली बार देखा। जहां पहले गांधी जी की प्रतिमा स्थापित थी, दिन भर भीड़ लगी रहती थी। सिर्फ तब नहीं जब संसद चलती थी, जब सत्र नहीं चलता था तब भी लोग आते थे, फूल चढ़ाते थे, नमन करते थे, प्रणाम करते थे, फोटो खिंचवाते थे। फिर जब सेल्फी का जमाना आया तो सेल्फी लेते थे। आज वहां पे हमने लिखा है उस ट्वीट में जी, उस ट्वीट में टाइम भी आता है कि उस वक्त वहां कोई नहीं था। गांधी जी के साथ थोड़ी दूर पे अंबेडकर की प्रतिमा लगाई थी, वहां भी हम गए, उसका भी फोटो लिया। लॉन्ग व्यू में दोनों के फोटो लेने की कोशिश करी, कुछ लॉन्ग व्यू और लिए, कहीं पे कोई नहीं। तो आज जब संसद के पहले दिन यह स्थिति है तो बाद में गांधी जी अपने आप को कितना अकेला वहां महसूस करेंगे और अंबेडकर जी करेंगे और बाकी प्रतिमाएं भी जो है वहां पे, बाकी सब प्रतिमाएं हटा के वहां लगा दी गई हैं। तो ये संसद की गरिमा के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो गांधी जी से और अंबेडकर से प्रेरणा लेने वाले लोग थे वो तो लेते रहेंगे, वो तो संविधान से लेते रहेंगे, जिन्हें वहां जाना है वहां जाएंगे भी। मगर जो स्टूडेंट वहां पे आता था, जो विजिटर वहां पे आता था, जो गांधी जी की बात सुनता था, अंबेडकर की बात करता था, वो कहां है? वो वहां जाएगा या नहीं जाएगा? हमने आज लिखा था, देशबंधु में ही वो लेख लिखा था कि थोड़ा हटके जाना पड़ेगा लोगों को, थोड़ा दूर है वो, ऐसी जगह लगाइए पिछवाड़े, पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय के पीछे। वहां जाना कोई सामान्य रास्ता नहीं है वो कि आप जाते जाते आपको दर्शन हो जाए, आपको मिल जाए। आपको स्पेशली वहां पूछ के जाना पड़ेगा, बिना पूछे हुआ कोई भी पहुंच सकता, मालूम ही नहीं है, किसी दिखते ही नहीं है, तो पूछ के जाना पड़ेगा। तो ये जो है स्थिति आज बड़ी नकारात्मक थी देश के लिए, गांधी और अंबेडकर के चाहने वालों के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी भी आज बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं। शकील जी, ये तस्वीरें आपकी ही हैं, आपने जो तस्वीरें आज खींची हैं वही तस्वीरें यहां हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये बाबा साहब आम्बेडकर साहब हैं और
भीमराव अंबेडकर, और इनके अलावा ये प्रेरणा स्थल नाम दिया गया है, ये गांधी जी हैं। और जो इनसे पहले जो अभी आप तस्वीर एक दिखा रहे थे, ये पूरी आप सड़कें देखिए खाली पड़ी हुई हैं संसद के अंदर, और शकील जी को काफी दूर चल के जाना पड़ा। और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। शकील अख्तर जी की ये तस्वीर खुद की खींची हुई तस्वीर है, और आज की तस्वीर, आज जब अभी जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उस तस्वीर को भी दिखाइए, उस विजुअल को जो हम बार बार दिखा रहे हैं, जहां हाथों में संविधान लिए हुए जिस स्थल पे ये जो जगह है, ये जगह होती थी गांधी जी की, गांधी जी के स्टैच्यू, जो उनकी मूर्ति, ये मूर्ति स्थल है ओरिजिनली, लेकिन यहां से हटा करके कहां ले जाकर के रखा गया गांधी जी को, वो जहां रखा गया है वो तस्वीर अभी आप देख रहे थे, और ये तस्वीर कुछ और कहती है, वो तस्वीर कुछ और कहती है, ये दोनों तस्वीरों का। और यहां से एक शुरुआत होती है सदन के अंदर बहुत कुछ करने के लिए, जो भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए कमेटी बनती है, उसमें राय विचार, और उसके बाद वहां पर कुछ भी फैसला लिया जाता है। लेकिन यहां सब कुछ मनमाने ढंग से, मनमौजी तरीके से जो करते रहे हैं, क्या अब आगे वो होगा, एक बड़ा सवाल है। शकील अख्तर जी, क्या अब लगता है आपको कि अब, जबकि आप सब कुछ आज देख के आए हैं पहला दिन, और आप कह रहे हैं कि आज एक उत्साह था विपक्षी दलों में, उनके नेताओं में, अब ये सब कुछ हो पाएगा क्या? जैसे मर्जी आई एक नया भवन बना दिए, मर्जी आई मूर्तियां उखाड़ करके वहां दूसरी जगह रख दिए, मर्जी आई पिछली पुरानी बिल्डिंग को संविधान भवन कह दिए, नाम दे दिए, अब ये सब करते हुए नजर आएंगे क्या आज के उत्साह में विपक्षी दल के? और आज जो निराशा दिखाई दे रही थी नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और तमाम नेताओं के, सत्ता पक्ष के लोगों के चेहरे पे, इसके बाद क्या कुछ नजर आता है आपको शकील जी? देखिए, आपने नए भवन का जिक्र किया, इस पे हमने बहुत लिखा है, आज भी लिखा, और लंबे समय से जब से बन रहा है तब से लिख रहे हैं। और आज की तारीख में तमाम सांसद, जिसमें सत्ता पक्ष के भी थे, मंत्री जो कि तो है ही सत्ता पक्ष के, बीजेपी के भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, टॉप ऑफिसर्स, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में नहीं बताया जा सकता, सब एक ही बात कह रहे थे कि राहुल ने जो एक बात कही है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आज की तारीख में खुल के नहीं कर सकते कि पुराने संसद भवन में वापस लौटना चाहिए जी। आप मतलब आश्चर्य करेंगे, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, लेंगे भी नहीं, हम सब ये लिखते रहते हैं, जो भी लिख सकते हैं वही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वही हम लिखते हैं। तो एक का कमेंट था, हम हैरान हो गए, किसी ने उससे पूछा सामान्य तरीके में, क्या हाल है, कैसा है, जेल में कैसा लगता है? देखिए, उस नए भवन को लोग बंद डिब्बा, जेल, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा, जाने कितने कितने नामों से बुला रहे हैं। पुराना भवन इतना खुला हुआ था, खुशनुमा था, और कोई भी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे पार्लियामेंट का कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, अधिकारी से ऊपर जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हो, कोई भी हो, कोई जाना नहीं चाहता। हमने वहां कहा, और सब लोग हंस रहे थे इस बात पे, कि अगर गुप्त मतदान हो जाए जिसमें सारे सांसद भाग ले, पत्रकार ले, ऑफिसर्स ले, कर्मचारी ले, सुरक्षाकर्मी ले, सब ले, कि पुराना भवन और नए भवन के बीच में, तो नए भवन को कितने वोट मिलेंगे? लोगों ने, सबने कहा एक ही बात की, 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा, एक मोदी जी का और एक मोदी जी के साथ कोई और दे दे, कोई और दे दे। इसमें भी किसी को पक्का नहीं था कि दूसरा कौन है, वो दूसरे वाले के नाम पे भी लोग शक कर रहे थे। तो ये जो मनमानी है, आप देखिए कि आपका पैसा था, आपके पास जगह थी, लेकिन आपके पास वो परिकल्पना नहीं थी, वो विचार नहीं था। इतना अच्छे भवन के सामने आपने एक ऐसा भवन बना दिया। खैर, अब देखिए, और छोटी छोटी बातें कितनी होती हैं। एक जो चीज होती है, हम आज बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे पास। शकील जी, आपके पास दोबारा आऊं, थोड़ा सा, और भी हमारे साथी हैं, उन सबके बीच भी आते हैं और उन लोगों के भी कमेंट ले लेते हैं। दोबारा आपके पास आता हूं, बहुत कुछ आपसे जानना है, क्योंकि दिन भर आप वहां रहे हैं और आपके पास बहुत कुछ है, मैं समझ सकता हूं, और बहुत सारी चीजें अभी सुनना भी आपसे। जरा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास जल्दी से आना चाहता हूं। प्रकाश जी, आज की तारीख 24 तारीख का इंतजार हम सबको था, और यहां से एक हाव भाव नरेंद्र मोदी का क्या रहता है,
सत्ता पक्ष का क्या होता है, विपक्ष कैसे वहां एक्ट करता हुआ नजर आता है, ये सब कुछ देखने की इच्छा थी और वो सब कुछ आज सामने है। इस लिहाज से भी आज का दिन, और यहां से इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, जिस संविधान के नाम पर विपक्ष ने इस चुनाव को लड़ा है, उसको अब कहां आप देखते हैं। राहुल गांधी की बाइट आपने सुन ली, ऐसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे ही तमाम नेताओं ने वहां पर अपनी अपनी बातें रखी हैं। और कल अभी आधे सांसद हैं उन्होंने आज ओथ लिया है और आधे कल लेंगे। राहुल गांधी भी कल लेंगे, अखिलेश यादव का भी कल, उनकी भी बारी आएगी। ये सब नेताओं की बारी कल आएगी। आज एम तक हुआ है, A to M, और इनके अलावा जिन लोगों, जो मंत्री हैं और जो प्रोटेम स्पीकर के ग्रुप में हैं, इन लोगों ने आज शपथ ले ली है। उसके बाद एम के बाद की जो शपथ की प्रक्रिया है वो कल शुरू होगी, Z तक जाएगी, जिसमें दूसरे राज्यों में है। वायनाड से राहुल गांधी ने आज इस्तीफा दे दिया है और वो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने इसकी आज घोषणा भी कर दी थी। तो इसलिए वायनाड के सांसद के रूप में राहुल गांधी ने आज शपथ नहीं ली। केरल के तमाम 19 सांसदों ने आज शपथ ले ली है। यह सारी जानकारी आप लोगों तक रख रहा हूं, लेकिन प्रकाश जी, आपका कमेंट इस पूरे घटनाक्रम पे और संविधान पर आर या पार। आज बहुत महत्वपूर्ण रही। नंबर एक, जिस तरीके से जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल गांधी चुनाव प्रचार में पूरे देश में घूमे और हर जगह, हर सभा में उन्होंने संविधान को दिखाया कि ये हमारा संविधान है, जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो किताब है, हमारी पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक किताब है। उस संविधान को लेकर आज सदन में कई सदस्य उपस्थित थे। तो एक बात तो ये कि जो राहुल गांधी अकेले संविधान की प्रति लेकर चले थे, तो उस भावना को कई सदस्यों ने समझा और अब वो राहुल गांधी अकेले नहीं है संविधान बचाने की पहल में। तो संविधान की महत्ता, एक बहुत अच्छा संदेश मौखिक रूप से भी दिया गया है सरकार को, मोदी जी को, और अपने एक्ट के द्वारा भी दिया गया कि हमारे पास ये संविधान है। जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली, मैंने समाचार में देखा शपथ, जब उन्होंने संसद टीवी में शपथ ली तो उन्होंने सब सदस्यों का अभिवादन किया। बड़ा अच्छा जेस्चर था वो प्रधानमंत्री का। और मजेदार बात ये रही कि राहुल गांधी ने भी उसी विनम्रता से उनके अभिवादन का धन्यवाद दिया, जवाब दिया, प्रतिवाद दिया, जवाब दिया। और राहुल गांधी के हाथ में तब भी दोनों हाथों में ऐसे संविधान की प्रति रखी हुई थी। मतलब राहुल गांधी ने उनको एक पल भी छोड़ा नहीं कि आप संविधान से हट रहे हैं। और राहुल के साथ साथ अखिलेश यादव भी थे, अयोध्या के सांसद भी थे, और सभी लोगों के हाथ में संविधान की प्रति थी, जिसे इस देश के हर नागरिक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। तो एक संदेश राहुल गांधी की ओर से ये बहुत बढ़िया तरीके से दिया, और ये संदेश न केवल नरेंद्र मोदी तक पहुंचा बल्कि पूरे देश तक पहुंचा कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते। दूसरी बात, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा संसद भवन में थी और जिस प्रतिमा के पास तमाम लोग, न केवल सांसद, होता यह था कि जब भी संसद में कुछ प्रतिकार करना होता, सरकार की नीतियों का विरोध करना होता, तो सदस्य वहां गांधी जी की प्रतिमा के सामने चले जाते और अपनी बात कहते। मानो गांधी जी इस देश के अभिभावक हैं और अभिभावक के सामने हम सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, ये भाव रहता था सभी सदस्यों का। नए संसद भवन में जहां अब सत्र शुरू होगा, गांधी जी की प्रतिमा जिस स्थान पर लगाई गई है वो स्थान, उस स्थान को लेकर भी आपत्ति है। दूसरी बात यह है, मानी जाती कि जहां हमारे महान नेताओं की, राष्ट्रपिता की प्रतिमा स्थापित थी, उस स्थान को बदलना हमारे सांसदों को रास नहीं आया और संसद के विजिटर्स को भी रास नहीं आएगा। मेरे ख्याल से अभी शकील जी ने कहा कि सांसदों में वोटिंग कराइए। मेरा ये कहना है कि अगर विजिटर्स की भी वोटिंग कराई जाए और संसद के कर्मचारियों की भी वोटिंग कराई जाए तो वो कहेंगे कि राष्ट्रपति जी की प्रतिमा का स्थान बदलना ठीक नहीं है। नए भवन को लेकर तो बहुत सारी बातें, जिस जल्दबाजी में किया गया संविधान, नए भवन का निर्माण किया गया, कोरोना काल में नए भवन का निर्माण कार्य शुरू किया, जब पूरे देश में आवागमन बंद था, तब दिन रात वहां काम होता रहा। बड़ी जल्दबाजी थी सरकार को, लेकिन क्योंकि ये जल्दबाजी सिर्फ संविधान, लोकसभा की, संसद की बिल्डिंग बनाने की नहीं थी,
संसद की बिल्डिंग तो 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में केवल 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आप देखिए, नाम संसद भवन का है, लेकिन संसद भवन के साथ प्रधानमंत्री निवास और कार्यालय में जो हजारों करोड़ खर्च किए गए, दूसरे भवनों में जो हजारों करोड़ खर्च किए गए, वो सारी बातें हैं। संसद का नाम लिया गया, लोकसभा राज्यसभा का नाम लिया गया, और जो पैसा खर्च हुआ है वो कुछ ही जगह पर हुआ। प्रधानमंत्री के कार्यालय और निवास पर 6 बंगले मिलाकर करीब 15 एकड़ का उनका निवास कार्यालय है, ऐसा बताया जाता है, क्योंकि वो उसके नक्शे वक्शे कहीं नेट पे भी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है। लेकिन इतना विशालतम परिसर माननीय प्रधानमंत्री का है, और फिर भी हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जनता की बात कर रहे हैं। एक बात है कि जो गुरूर बीजेपी के नेताओं में था, लल्लन सिंह से लेकर तमाम लोगों के मन में था कि हम 400 पार लाएंगे और संविधान को बदल देंगे, हम 400 पार लाएंगे, अब की बार 400 पार, वो सारे अरमान धरे के धरे रह गए। जनता ने बता दिया, इस देश के मतदाताओं ने बता दिया कि किसी की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। और अगवानी की राहुल गांधी ने संविधान की प्रति लेकर जब इस सभाओं में जाते तो लोगों का जो प्रतिसाद मिलता था वो बहुत महत्वपूर्ण था कि संविधान के साथ छेड़छाड़ ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। राजीव जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही बात आगे दिखाई भी दे रही है। जरा आना चाहता हूं जल्दी से सुनील शुक्ला जी आपके पास हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत टंडन जी, प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं, और सीधा आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी, कैसे देखते हैं आज के दिन को, यहां से आगे की जो गतिविधियां हैं उनको कैसे आप देखते हैं, यहां से नरेंद्र मोदी बनाम विपक्ष, उसको कैसे देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। आज जो लोकसभा में दृश्य दिखाई पड़ा, उससे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने अस्वीकार कर दिया। उससे साफ साफ दिखाई पड़ा कि अस्वीकृति की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पास वो ताकत, वो आक्रामकता नहीं रह गई जो 16वीं 17वीं लोकसभा के दौरान दिखाई पड़ी। आज ये दिखाई पड़ा कि विपक्ष के पास जन समर्थन है, जनादेश है, एक मजबूत जनादेश है, और वह विभिन्न राज्यों से होते हुए पहुंची है। कोई देश का एक इलाका नहीं, कोई देश के 1-2 राज्य नहीं, बल्कि अधिकांश राज्यों से एक प्रचंड जन समर्थन के साथ ये विपक्ष के नेता पहुंचे हैं, जिनके पास इस बात का जनादेश है कि वो सरकार के खिलाफ चुनौती खड़ी करें, सरकार के कार्यों को, उन कार्यों को जो जन विरोधी जिसको मानते हो, उसके खिलाफ खड़े हो। आप जो आज ये संविधान का दृश्य दिखाई पड़ा, ये भारतीय राजनीति में जय श्री राम का मुकाबला है जय संविधान से ही कर सकते थे आप। जो धार्मिकता या ध्रुवीकरण की राजनीति थी, उसका मुकाबला सशक्तिकरण से ही किया जा सकता था। सामाजिक सशक्तिकरण का सबसे बड़ा माध्यम और एकमात्र माध्यम संविधान ही है। जिन लोगों को उनके सामाजिक पिछड़ेपन से, आर्थिक पिछड़ेपन से जिस तरह की सहायता मिली है, आगे निकलने का जो मौका मिला है, वो संविधान के माध्यम से मिला है। विपक्ष ने इस बात का जो चुनाव के दौरान संदेश देना शुरू किया था, इसका आज क्लाइमेक्स था। वो अपने और यह भी बताने की कोशिश है कि संविधान के मुद्दे पर उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। संविधान बचाओ के मुद्दे पर जो अपनी राजनीतिक पहल पे, अपने राजनीतिक अभियानों में उन्होंने कोई शिथिलता नहीं बरती, और वह मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण बना रहेगा, क्योंकि इस मुद्दे की अपील भी है लोगों में। इसीलिए विपक्ष के लगभग अधिकांश विपक्ष के नेताओं ने संविधान की प्रति लेकर के वो सदन में गए। प्रधानमंत्री ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि पहले दिन शपथ ग्रहण के समय उनको इस तरह का संविधान के प्रतियां लोग दिखाएंगे और एक अलग विपक्ष की तरफ से एक अलग तरह की प्रतिक्रिया आएगी। मुझको याद नहीं है, मैं तो लोकसभा की सदस्यता शपथ ग्रहण का माहौल मैंने देखा है। लोग शपथ ग्रहण करने आते थे, तालियां बजाते थे, स्वागत करते थे। इस तरह का दृश्य मतलब मेरे स्मृतियों में नहीं है। और आज एक और चीज मुझे महसूस हुई कि शकील जी और बेहतर तरीके से बताएंगे कि पहले होता था कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से नवनिर्वाचित सदस्य आसन तक जाता था, शपथ लेता था, और अपोजिशन बेंच की तरफ से वो नीचे उतरता था आसंदी से। ये आम दृश्य रहा है वहां लोकसभा में।
पहली बार मैंने देखा कि सभी लोग, जितने लोगों को जाते हुए मैंने देखा कि ट्रेजरी बेंच की तरफ से ही गए और ट्रेजरी बेंच की तरफ से वापस आ गए। फिर आकर के उन्होंने टेबल पे जाकर के हस्ताक्षर किया। एक जो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने जन समर्थन को गंवाने के बाद एक तरह का शालीन और विपक्ष को मिला करके चलने की बात है कि जो राजनीति करने का प्रयास करेगी, उसने भी उसको निराश किया। प्रोटेम स्पीकर के मामले को लेकर प्रधानमंत्री जी ने तो कहा आज पहली बार कि सर्वसम्मति से देश चलाने की बात होनी चाहिए, लेकिन सर्वसम्मति की पहल करते हुए नहीं दिखे। प्रोटेम स्पीकर का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रोटेम स्पीकर प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेताओं के पहल पर वो 8 बार चुने हुए सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जा सकता था। उसमें एक उनके पार्टी के भी सदस्य हैं, बीजेपी के भी एक सदस्य हैं और एक कांग्रेस के भी सदस्य हैं, के सुरेश जी। लेकिन इनको न चुन करके अपने भर्तृहरि महताब साहब को लाना, यह है कि हम जो चाहते हैं वही हम करेंगे और अपने करने के लिए नए नए आधार तलाश लेना। ये कहा जाता है वरिष्ठतम सदस्य, उसमें मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है कि लगातार चुना गया सदस्य। अगर लगातार चुने जाने के लिए बात के आधार पर आप के सुरेश जी को खारिज कर सकते हैं, तो दल बदल के आधार पर भर्तृहरि महताब को भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल, भर्तृहरि जी कोई एक पार्टी के साथ तो 7 बार चुने नहीं गए, उन्होंने दल बदल किया है, इस बिना पर उनको भी अलग किया जा सकता था। 6 बार बीजेडी से थे, 6 बार बीजेडी से सांसद और 7वीं बार अभी ये बीजेपी से सांसद होके आए हैं। पहली बार बीजेपी से बने। लेकिन के सुरेश तो लगातार कांग्रेस के सांसद है जी, उन्होंने तो पार्टी बदली नहीं है। और चुनाव हारने जीतने का मतलब इतना कि उसके आधार पर आप उनकी वरिष्ठता को खत्म कर देंगे कि अगर बीच में कोई चुनाव हार गया तो उनकी वरिष्ठता प्रभावित हो गई। लेकिन आज और इस विषय पर भी विपक्ष ने कम से कम समझौते की पहल नहीं की और जो 3 अन्य सदस्य थे जिनको प्रोटेम स्पीकर को सहायता मदद के लिए नामित किया गया था, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। TR बालू, सुदीप बनर्जी और के सुरेश, इन तीनों लोगों ने बहिष्कार कर दिया। अब ये केवल बीजेपी के लोग रह गए, चाहे राधा मोहन सिंह जी हों और चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हों, जो उसमें रह गए थे। विपक्ष ने अपनी बातों को लेकर के जो बातें उन्होंने कही थी उस बात पर वो अपने अड़े हुए हैं और सरकार के ऊपर हमलावर है। मेरे स्मृतियों में है कि भारतीय संसदीय इतिहास में संभवतः पहली बार इतना मजबूत विपक्ष संसद में मौजूद है, इतने बड़े जनादेश के साथ मौजूद है। जो पार्टियां विपक्ष में बैठी हुई हैं उन्होंने अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है और जिस नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी गढ़ते थे, नारा भूल गए हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। एक मजबूत कांग्रेस उभर करके सामने आई और कांग्रेस न केवल खुद मजबूत हुई बल्कि विपक्ष को मजबूत करके कुल मिलाकर एक मजबूत इंडिया दल समूह और विपक्ष को लोकसभा में उसकी उपस्थिति दर्ज हुई। मेरा अपना मानना है कि जो आज का दृश्य था, आने वाले दिनों में यह और मजबूत होगा, विपक्ष सरकार पे और हमलावर होगा। आप राहुल गांधी का वो ट्वीट भी आपकी जानकारी में होगा, जिन्होंने ट्वीट किया कि पिछले 15 दिनों में कितनी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें नीट का प्रश्न पत्र लीक होना, यूजी पोस्ट ग्रेजुएशन का रद्द होना, परीक्षा रद्द होना, रेल दुर्घटनाएं, दूध की कीमतें और दाल की कीमतों का बढ़ जाना, आतंकवादी घटनाओं का तमाम करीबन 10 घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया। यह बताता है कि विपक्ष किस तरीके से हमलावर है और सरकार पर हमलावर रहेगा। विपक्ष की भी जितनी बड़ी संख्या में उपस्थिति है कि जो पिछले 16वीं 17वीं लोकसभा में जो विपक्ष को टालने की या इग्नोर करने की कोशिश की गई थी, मुझे नहीं लगता कि वो हो पाएगा। और ये संविधान की बात अनायास नहीं है, ऐसा नहीं कि केवल विपक्ष ने नारा गढ़ दिया लोग मान गए। अगर कोई सरकार संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ, संसदीय परंपराओं के खिलाफ आनन फानन में
विपक्षी सदस्यों को सदन से बाहर करके कोई कानून पास करा लेगी तो क्या वह संविधान का हनन नहीं है? चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश की जाएगी, गिरा दिया जाएगा, दल बदल को प्रोत्साहित किया जाएगा, पार्टियों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कोशिश की जाएगी, तो क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है? निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को काम करने नहीं दिया जाएगा, विपक्षी दलों को उनके राजनीतिक गतिविधियों को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो क्या इस संविधान का उल्लंघन नहीं है? अगर रोजगार के अवसर सृजित नहीं होंगे, लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो क्या यह लोगों के मन में भय नहीं पैदा होगा कि आरक्षण रहेगा कि नहीं रहेगा? यह नयास नहीं बन गया। ये जो विपक्ष ने ये बातें बढ़ाई है लोगों के बीच में संविधान को बचाने और आरक्षण को बचाने को लेके गई है, वह सरकार के अपने करतूतों के आधार पर लोगों के बीच में विश्वास का आधार बन गया। लोग मानने लगे कि सरकार ऐसा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने उन नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जो कहते थे कि 400 का हम सीटों हमें इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकला हुआ नारा है, जिसको विपक्ष ने बड़ी मजबूती के साथ जनता तक पहुंचाया और जनता ने इस पूरे के पूरे अभियान को खारिज कर दिया। आप अपने महापुरुषों को क्यों रखते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, जिससे आपको हमेशा प्रेरणा मिले और आपकी स्मृतियों में बने रहें? पुराने भवन में इस ऐसे स्थान पे महात्मा गांधी की मूर्ति रही है कि जो कोई भी सदन में आएगा, संसद में आएगा या वहां से बाहर निकलेगा और बिना महात्मा गांधी को देखे नहीं आ सकता। अंबेडकर, आप घूमेंगे तो जगह जगह पूरे परिसर में बड़े इन महान विभूतियों के, राष्ट्र नायकों के आदमकद या बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई है। संसद के भीतर मूर्तियां लगी हुई पुराने भवन में, कि आप जहां कहीं भी जाएं अपने राष्ट्र नायकों को देखें, उनके योगदान का आप स्मरण करें, उनके बलिदान का आप स्मरण करें, और आपको याद रहे कितने संघर्षों के बाद ये आज़ादी मिली, किस तरह से हमने लोकतंत्र को हासिल किया। ये किसी को विस्मृत नहीं होना चाहिए, चाहे उस दौर के लोग रहे हो, चाहे आज की नई पीढ़ी हो। जी, एक जगह स्थापित करने का कोई मतलब नहीं होता, उसका नया नाम आप कुछ भी दे दें। ये जो पहल भी सरकार ने किया, मुझे नहीं लगता कि लोग इसको स्वीकार कर पाएंगे। तो मेरा अपना मानना है कि आज संसद के पहले दिन, लोकसभा के पहले दिन का जो दृश्य दिखाई पड़ा, यह और प्रभावी होगा, विपक्ष और हमलावर होगा, और सरकार के पास इन चीजों में जो सवाल उठाए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उसका जवाब देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि यह सरकार अपने को बचाने में ज्यादा लगी हुई है, काम करने की प्राथमिकता इसकी बनी नहीं पाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बचाने की स्थिति में, अगर आप खुद को बचाने की स्थिति में रहेंगे तो काम कब करेंगे? डिफेंसिव मोड में आप हैं और यह साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रशांत टंडन जी, क्या अब की बार आर या पार यही माना जाए? और आज जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ में हम विपक्षी दलों को देख रहे थे, उनके नेताओं को देख रहे थे, तो ये साफ समझ में यही आ रहा है कि अब की बार आर पार, चाहे आप 82 साल के इनको देख लीजिए जिनकी तस्वीर अभी आ रही थी, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, या उधर पहली दफा अंदर सदन के अंदर देखिए हाथ में संविधान और उधर ओथ लेते हुए नरेंद्र मोदी। चेहरा देखिए, नजर देखिए, एक तिरछी नजर जाती है इनकी राहुल गांधी की तरफ। उसके बाद फिर सीधा पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, सिग्नेचर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या बोलती हैं ये तस्वीरें? राजीव जी, आज भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक दिन है, मील का पत्थर है। भारत के जनता की ताकत इस संसद में दिखाई दे रही है कि एक छत्र शासक, जो व्यक्तिवादी शासक से सत्ता छीन के और उनको अधीन कर दिया कि संसद में संसदीय मर्यादाओं के तहत काम करेंगे आप। वो कितना कर पाते हैं बात अलग है आगे जाके, लेकिन उनको बाध्य कर दिया कि आप माइनॉरिटी सरकार हैं। इस संसद में बीजेपी एक हारी हुई पार्टी है जिसके पास बहुमत नहीं है, जिनका बहुमत छीन लिया जनता ने। अपने सहयोगी दलों से आप साबित कर लेंगे, वो भी अभी हुआ नहीं है। तो ये इसलिए इस लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। दूसरा जो बहुत ही शर्मनाक है वो ये कि संसद भवन किस बात का प्रतीक है? इस बात का प्रतीक है कि हमने अंग्रेजों से
सत्याग्रह करके, आंदोलन करके, तमाम सारी शहादत दे के इस आजादी को छीना था, इस संविधान को बनाया था। जी। इस संसद उसका प्रतीक है। और उसके सबसे बड़े जो आंदोलन में आगे थे, जिनके की छत्र छाया में पूरा राष्ट्रवाद का आंदोलन चला, महात्मा गांधी, उनकी मूर्ति को अगर आप हटा देंगे तो लगता है कि आपकी बहुत छोटी मानसिकता सामने आई है और जनता ने इसी का जवाब दिया है। याद कीजिए कि फरवरी 1948 आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। क्यों प्रतिबंध लगा था आरएसएस पे? महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा था। और वही अब आरएसएस की मानसिकता ने महात्मा गांधी की मूर्ति को वहां से हटा दिया जहां पे संसद में जाने वाला हर व्यक्ति देखता। जी। ये इमरजेंसी नहीं है तो क्या है? ये अपने विचारों को थोपना नहीं है तो क्या है? नरेंद्र मोदी अभी इमरजेंसी की बात कर रहे थे। इमरजेंसी तो ये भी है कि माइक बंद करवा दें विपक्षी दलों का। इमरजेंसी तो ये भी कि आज महुआ मोइत्रा वहां दिखाई दे रही थी वापस। जनता की ताकत वो है जिसने इमरजेंसी को नकारा है कि महुआ मोइत्रा को आपने बर्खास्त करवा दिया था पिछले स्पीकर से। राहुल गांधी वहां दिखाई दे रहे हैं जिनको कि अडानी पर भाषण देने की वजह से उनको संसद से बर्खास्त कर दिया था। वो सुप्रीम कोर्ट से रीइंस्टेट हुए और दोबारा जीत कर आए। वहां किशोरी लाल शर्मा भी होंगे आज, जिन्होंने एक अभिमान को तोड़ा है, सत्ता के अभिमान को तोड़ा है अमेठी से। बहुत सारे ऐसे लोग, और सबसे बड़े उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है अवधेश जी। इस पूरे आरएसएस के 99 साल के काम को अवधेश प्रसाद ने ध्वस्त कर दिया। ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना थी, जो अयोध्या को वेटिकन बनाने का एक अभियान था, उसको ध्वस्त करके उस पर बुलडोजर चला के वो आए अवधेश प्रसाद और यहाँ जनता की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े हैं। तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल होगा और उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा, लेकिन कितना बदल पाते हैं वो तो सत्र ही बताएगा। अभी तक कोई संकेत नहीं है कि वो बदला जाएगा। जैसे कि अभी सुनील जी बता रहे थे कि मैंने भी कई बार शपथ ग्रहण देखी है। शपथ लेने के बाद सदस्य ट्रेजरी बेंच की तरफ जाता है विपक्ष का, या ट्रेजरी बेंच का उधर आता है। और एक और बात जो गौर करने वाली है, कैमरा कैसे चलेगा वो अभी भी सुधरा नहीं है। जब राष्ट्रगान हो रहा है या संसद में कुछ बात हो रही है तो कैमरा राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तरफ नहीं जा रहा है, वो कैमरा ट्रेजरी बेंचेस की तरफ है। उसमें स्पीकर दिखाई दे रहे, नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे, जो हाउस के अंदर का मैंने देखा जब राष्ट्रगान चल रहा है। ये सब चीजें बदलनी पड़ेंगी। अब इतने बड़े जनता के मैंडेट के पास, जहां आप नरेंद्र मोदी एक माइनॉरिटी सरकार चला रहे हैं, अल्पमत की सरकार चलाएंगे, वहां ये माइक बंद करने का और कैमरे के खेल संसद के भीतर ये चलना नहीं चाहिए। जनता इसको रिलेट कर देगी। और जो संविधान की ताकत दिखाई दे रही है वहां, देखिए सबके हाथों में संविधान है। ये संविधान की ताकत ही है जनता की आवाज। और इसी संविधान के मुद्दे पर बीजेपी अल्पमत में आई, बावजूद इसके कि सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, नफरत, ट्रोलिंग, दुनिया भर के पैसा, अथाह पैसा, उसके बाद भी इस संविधान की जो है वो जीत हुई है। तो ये सत्र अभी चलेगा और बहुत कुछ नरेंद्र मोदी को बदलना होगा। अब देखते हैं कि वो कितना बदल पाते हैं, लेकिन उसी पर निर्भर करेगा कि ये सरकार की आयु कितनी है। इस 18वीं लोकसभा में बहुत कुछ होना है। आज पहला दिन है, देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल।
आगे आगे देखिए होता है कि 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है और इस शुरुआत के साथ ही बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। आज पहला दिन, लेकिन पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर को लेकर प्रोटेस्ट, उसके अलावा संविधान के नाम पर महात्मा गांधी जी का जो स्टैचू स्थल है वहाँ पे, और हर तरह से अलग अलग ढंग से देखिए तो विपक्ष यहाँ हावी होता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी यहाँ डाउन नजर आए। जरा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे आप देखते हैं आज के दिन को और यहाँ से आगे? और उसमें अभी तो बहुत है, अभी बहुत सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे भी। चर्चा ये भी करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा, एलओपी कौन होगा। चर्चा ये भी होगी कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा उस पर किस ढंग का माहौल बनेगा। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन थोड़ा आपकी प्रतिक्रिया भी आज के पूरे घटनाक्रम पे। अनम्यूट कीजिए दीपक जी प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही दीपक जी, कोई बात नहीं, जब तक आवाज आए। अमलेंदु जी। जी राजीव जी, देखिए आज जो हुआ है सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों, वो नरेंद्र मोदी के लिए काफी संकेत मिल गए हैं कि ये सरकार किस तरीके से चलेगी, और नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन अब जा चुके हैं, ये समझ में आ जाना चाहिए उनको। अगर नहीं आया है तो और समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात राजीव जी ये कि जिस संविधान को कुचलना चाहते थे, इसको बदलना चाहते थे, इसको बुलडोज करना चाहते थे नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी, उस संविधान ने न सिर्फ अपने को बचाया है बल्कि इस देश को भी बचा लिया है। और देश की जनता ने ये जिम्मेदारी विपक्ष को सौंपी है कि संविधान के ऊपर कोई आंच नहीं आने पाए, और उस विपक्ष ने इस सरकार को बता दिया है कि आप संविधान के ऊपर अगर किसी भी तरीके का कोई खतरा लेकर के आने की कोशिश करेंगे तो आपको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ये विपक्ष ने समझा दिया। सबसे बड़ी बात राजीव जी है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे वो शपथ लेने के लिए बढ़े आगे, और उस समय जब उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी कि राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव और अयोध्या से जीत करके आए हुए जो राम को लेकर के आए थे, जो उनको लेकर के आए हैं, उनको ये संविधान के प्रति अयोध्या की तरफ से भी राजनीति दिखाई जाएगी, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी जो वो संविधान नरेंद्र मोदी को दिखाएंगे कि आप जिस संविधान को बुलडोज करना चाहते थे वो संविधान हमारे हाथों में सुरक्षित है और इसके ऊपर कोई खतरा हम किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे। और ये साफ संदेश नरेंद्र मोदी को आज दे भी दिया गया राजीव जी। तो कुल मिलाकर के जो आज की पूरी घटना रही है वो ये समझ में आया को कि पिछले 10 साल जिस तरीके से उन्होंने सरकार चलाई उस तरीके से सरकार अब नहीं चलेगी। और राजीव जी ये चिंता नरेंद्र मोदी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी जब राहुल गांधी संविधान दिखा रहे थे, तो एक मिनट प्रधानमंत्री को मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोलने के लिए लगभग 1 मिनट जो रुकना पड़ा, और चेहरे पे खिसियानी सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश उन्होंने की राहुल गांधी की तरफ देखते हुए, कनखियों से देखते हुए। तो ये भी हम लोगों ने देखा। तो यानी ये बात एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि नरेंद्र मोदी को अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि विपक्ष ये मजबूत है और सरकार को किसी भी तरीके से वो निरंकुश नहीं होने देगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जरा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी एक बार आपके पास फिर से। कल का दिन, अब उस पर चर्चा जरा करते हैं। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो कल एनडीए अपनी तरफ से स्पीकर पद के लिए कौन उम्मीदवार होगा इसका ऐलान कर सकता है, और हो सकता है कि यहाँ बात न बने तो इंडिया भी क्या अपने स्पीकर पद का ऐलान कर सकता है। क्या यहाँ पर क्या गतिविधियां चल रही हैं अंदर खाने, अगर कुछ जानकारी हो तो साझा कीजिए शकील अख्तर जी। देखिए, लोकसभा स्पीकर का जहां तक सवाल है वो परसों ही होगा। परसों 12 बजे तक नॉमिनेशन फाइल करने का वक्त है, तो 11 बजे परसों यानी कि बुधवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद वो प्रोसेस शुरू होगा। कल का जो दिन है वो शपथ ग्रहण में ही जाएगा, क्योंकि ये शपथ ग्रहण जो होती है राज्यों के अल्फाबेटिकल के हिसाब से होती है। जो राज्य अरुणाचल और इस तरह से होते हुए यूपी का नंबर जो है कल आएगा, और कल 3 और 4 बजे के आसपास जो है वो राहुल गांधी का नंबर आने की संभावना है। राहुल गांधी शपथ लेंगे, और कल के बाद परसों यानी कि बुधवार को स्पीकर का चुनाव होगा। और जहां तक एलओपी की बात है तो एलओपी के लिए जो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष है सोनिया गांधी, उन्हें इसकी नियुक्ति करना है, वो इसकी घोषणा करेंगी कि कौन होगा। तो ये सारी चीजें अब टाइम टू टाइम होंगी, और उसके बाद गुरुवार को जो है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधित करेंगी,
अभी राज्यसभा नहीं चल रही है। राज्यसभा जो है गुरुवार से शुरू होगी और गुरुवार को जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी तो वो लोकसभा के सदन में होगी। अभी तक राष्ट्रपति जो संबोधित करती थी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को, तो वो सेंट्रल हॉल में होती थी, लेकिन यहां तो कोई सेंट्रल हॉल है नहीं है। तो बड़े मजेदार स्थितियां देखिए पैदा हो रही हैं कि लोकसभा के सदन में राज्यसभा के मेंबर आएंगे। अभी तक, आज तक लोकसभा का मेंबर राज्यसभा के सदन में नहीं जा सकता, राज्यसभा का लोकसभा में नहीं जा सकता, मंत्री दोनों जगह जाते हैं। लेकिन अब यह एक अलग स्थिति होगी कि राज्यसभा के तो आ जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल हॉल है नहीं है, वहां उस जगह होगी लोकसभा में। और कल को अगर लोकसभा का कोई मेंबर कहेगा कि भाई वो लोग आ जाते हैं, मैं भी राज्यसभा के सदन में जाऊंगा, कैसे जाएगा? और एक मजेदार बात आपको बताते हैं, जो प्रेस गैलरी है, लोकसभा ही चल रही है, इसे लोकसभा की बात करेंगे। जो लोकसभा की प्रेस गैलरी है, पिछली बार भी था, 17वीं लोकसभा की प्रेस गैलरी में भी दिल्ली पुलिस के लोग बैठे हुए थे उसमें। बहुत ही आश्चर्यजनक, आज तक पार्लियामेंट के इतिहास में कभी फोर्स नहीं बैठी, और आज दिल्ली पुलिस हटा दी गई है, वहां से सीआईएसएफ आ गई है। तो सीआईएसएफ बैठी हुई थी। पत्रकारों की हर हरकत पर निगरानी रखना, और पत्रकार क्या हरकत करता है बेचारा? पेन निकालता है, कागज निकालता है, रुमाल निकाल के पसीना पोंछता है, और क्या करता है जी। और उससे भी ज्यादा मजेदार बात बताया आपको, बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पास कि पेन ले जाने से आज रोका जा रहा था। लोगों ने कहा भाई जब पेन नहीं ले जाएंगे तो लिखेंगे कैसे हम? और एक चाबी दी जाती है। पुराने जो लोग सदन था, पार्लियामेंट थी, तो वहां राज्यसभा और लोकसभा की प्रेस गैलरी के बाहर फोन रखने के एक खाने बने हुए थे, जिसमें कोई ताला चाबी नहीं होता था, नाम लिखता था सिक्योरिटी वाला और रख देते थे वहां पे और मिल जाते थे सबको। यहाँ इन्होंने ताले चाबी वाले छोटे छोटे खाने सबको दे दिए हैं, और जब आपका फोन उसमें रखेंगे तो आपका पर्स भी रखवाएगा वो, बाकी सामान भी कहेगा पेन भी रख दो। खैर आप जो ला सकता है ले आता है समझा के, जो नहीं ला पाता बेचारा पेन भी रख आता है, और साथ में चाबी दे देता है। अरे भाई मैं पेन नहीं ले जा पा रहा प्लास्टिक का हल्का सा, और लोहे की चाबी तो मुझे दे रहे हो जी। लोहे की चाबी ज्यादा खतरनाक है कि पेन ज्यादा खतरनाक है? तो ये बहुत सारी बातें हैं। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि आज जो है प्रेस गैलरी में लोकसभा की राज्यसभा के सदस्यों को बिठा दिया गया। फर्स्ट टाइम ये राज्यसभा के सदस्यों का डिमोशन है या पत्रकारों का प्रमोशन है, ये फैसला कौन करेगा? पत्रकार राज्यसभा के सदस्यों के साथ बैठे थे और कहा गया है कि अब राज्यसभा के सदस्य जो है वो यही बैठ के कार्रवाई देखेंगे। राज्यसभा के सदस्यों के लिए गैलरी अलग होती है, वहां वो देखते हैं, पुराने सदन में थी। अब प्रेस के साथ राज्यसभा के वो बैठेंगे मेंबर, तो बातें भी करेंगे, आदमी काम करेगा कि उनकी बातों का जवाब देगा जी। एक बड़ी विचित्र स्थितियां जो है वो पैदा हो रही हैं, और जिनके ऊपर नियंत्रण का काम जो होता है लोकसभा अध्यक्ष का होता है और महासचिव का होता है। तो आज दिन भर चर्चा यही थी कि ये जो संसद होती है ये लोकसभा अध्यक्ष का क्षेत्राधिकार होता है, उसका और केवल उसका। सदन में लोकसभा अध्यक्ष के आने पर ही सब सांसद उठते हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के आने पर कोई नहीं उठता। वहां तो प्रधानमंत्री और एक सांसद दोनों के समान अधिकार होते हैं। विशेषाधिकार सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष का होता है। संसद में उपराष्ट्रपति भी होता है, राज्यसभा का सभापति, लेकिन उसको भी कोई अधिकार नहीं होता है। अधिकार सारे लोकसभा अध्यक्ष को होते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो है, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हर इंस्टीट्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया है, हर इंस्टीट्यूशन की जो स्वायत्तता थी, स्वतंत्रता थी, खत्म कर दी गई है। और संसद जो है वो लोकतंत्र की आत्मा है। अगर संसद से स्वायत्तता खत्म हो जाएगी तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। देखिए वहां की गैलरियों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी आते थे चले जाते थे, लेकिन आज सारी स्थितियां बदल गई हैं। वहां पे हमने बताया कि सबसे बड़ी ताकत दो ही हुआ करती थी, एक लोकसभा स्पीकर और दूसरा लोकसभा का महासचिव, लेकिन वही आज सबसे कमजोर ताकत के रूप में दिखाई देने लगे हैं। दूसरी एक बात और हम कहेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री ने जो एक परंपरा है
कि जब नया सत्र शुरू होता है तो वो पत्रकारों को संबोधित करते हैं। पहले तो सवाल लिए जाते थे, मनमोहन सिंह तक सवाल लिए गए, वाजपेयी जी लेते थे, इंदिरा गांधी लेती थी, देवगौड़ा और सब लेते थे, इंद्र कुमार गुजराल सारे लेते थे, लेकिन इन्होंने कभी आज तक एक भी सवाल नहीं लिया। ये अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। खैर, तो आज भी वही हुआ। प्रधानमंत्री जी आए, खड़े हुए और उन्होंने कहा क्या कि विपक्ष जो है जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा है। अरे जनता को अपेक्षाएं तो सत्ता पक्ष से होती है, सरकार से होती है, और अगर आप विपक्ष की करोगे बात तो विपक्ष ने तो सारी अपेक्षाएं पूरी करी है। जनता की जो आवाज थी, बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, सब उसने उठाया है, और इसीलिए तो उसकी ताकत इतनी बड़ी हुई है। और आपकी ताकत कब हुई है? आप 303 थे, 303 से 240 पे आ गए। सच बात यह है कि सत्ता पक्ष जो है वो जनता की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहा है। अब हम बहुत सारे जिक्र नहीं करना चाहते, मगर आपने किया, अयोध्या के सांसद का जिक्र हुआ, तो अयोध्या के सांसद का जिक्र हुआ तो आज रामलला के ऊपर छत जो है चूने लगी। कल जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन था वहां की दीवार गिरी थी, और आज वहां के जो मुख्य संत हैं उन्होंने बताई ये बात, सत्येंद्र और दास सारे सांसद कह रहे थे। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने ये बात बताई है कि छत टपक रही है, छत से पानी टपक रहा है। बताइए, 10 साल में आपने कुछ नहीं बनाया, और एक चीज जिसका आप दावा करते हैं कि बनाया वो ऐसी बनाई। एक दूसरी चीज संसद के बारे में तो हमने बता ही दिया कि नई संसद के बारे में एक वोट नहीं मिलेगा। करवा ले कोई भी गुप्त मतदान, एक वोट नहीं मिलेगा उसके पक्ष में। कोई नहीं चाहता वहां जाना, सब पुरानी संसद में लौटना चाहते हैं। जी, तो बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने आज जो बात कही है अपनी, तो उसको कोई बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला। विपक्ष से क्या अपेक्षा है जनता की? विपक्ष अपना काम कर रहा है, सत्ता पक्ष से अपेक्षाएं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है वो जनता की अपेक्षाएं पूरी करे। जी बिल्कुल, सत्ता पक्ष की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की है। शुरुआत में आपको सुनाया था जो बातें अभी कह रहे थे शकील अख्तर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आपने सुनी थी, जिसमें उन्होंने वो सारी बातें कही जो बातें जिसकी उम्मीद की जाती है सत्ता पक्ष से, लेकिन वो बात कहते हुए रखते हुए नजर आए। और यही उनकी एक चतुराई है, जो आपसे मांगा जाए आप पहले उस बॉल को फेंक दो दूसरे पाले में, दूसरे खेमे में, और कहो कि हमारी ये जिम्मेदारी ही नहीं है। लेकिन आप जिम्मेदारियों से कब तक भागते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आइए जरा जल्दी से चलते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास, उनसे समझते हैं। प्रकाश जी आपके पास आऊं, लेकिन आपसे पहले जरा डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी के पास आना चाहता हूं। दीपक जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी नहीं, दीपक जी की आवाज नहीं आ रही है, फिर भी नहीं आ रही है आवाज, कुछ उनके माइक में गड़बड़ी है। लेकिन प्रकाश जी कल से जो आगे की गतिविधियां हैं और इस पर ज़्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। आज तो ओथ सेरेमनी, लोगों का हाव भाव, क्या बॉडी लैंग्वेज है, ये सब हम देख रहे थे, इस पे चर्चा हम करते रहे। लेकिन कल से जो गतिविधियां हैं ये आगे इस सरकार के बने रहने और सरकार के गिर जाने की तरफ भी इशारा शायद करे। जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अभी जो बात प्रशांत जी ने कही और शकील जी ने कही, लोकसभा के स्पीकर को लेकर जो गतिविधियां होंगी, अभी मुझे पता चला कि चंद्रबाबू नायडू ने तो पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है मोदी जी के सामने, और कहा है कि हम कोई अपना अलग उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, आप जिसको बनाना चाहे बनाए। तो चंद्रबाबू नायडू डरे हुए हैं, और चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से अपने राज्य में फंसे हुए हैं, जगन रेड्डी की पार्टी के दफ्तर को तोड़ना, और अब इन्हें मौका मिला है तो ये लगता है कि बदले की कार्रवाई से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल चंद्रबाबू नायडू भी 75 साल के होने वाले हैं, और उनकी शारीरिक क्षमताएं कम हो गई है, और ज्यादा ईडी और सीबीआई से संघर्ष वो करना नहीं चाहते, तो उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया है। तो दिलचस्प होगा स्पीकर का चुनाव, और स्पीकर के बनने पर, स्पीकर पर निर्भर होगा। हमने देश में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स देखे जो निष्पक्ष होकर अपनी बात कहते रहे, जो ना प्रधानमंत्री से डरते थे ना किसी और नेता से डरते थे, और हमेशा अपना काम करते रहते थे निष्पक्षता से। और ऐसे स्पीकर भी इस देश में हुए जो निर्विरोध, जो बिना किसी पार्टी के विरोध के चुनाव में खड़े होते थे। कोई पार्टी विरोध नहीं करते थे कि आप स्पीकर हैं, आप हमारे लिए सम्मानीय।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों से स्पीकर का महत्व जिस तरह कम हो रहा है और स्पीकर जिस तरीके से पार्टी बन रहा है वो बहुत चिंता की बात है। उसे देखते हुए कोई नई उम्मीद मुझे नहीं है कि कोई बहुत क्रांतिकारी फैसला ये सरकार ले पाएगी एक स्पीकर को लेकर। अब इंडिया गठबंधन स्पीकर के चुनाव में अपना उम्मीदवार किससे बनाता है ये बहुत देखने वाली बात, वो मतलब जिज्ञासा है मेरी। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने अपना प्रतिकार और प्रतिरोध हर बात को लेकर शुरू किया है और एक रणनीति के तहत सामने आए हैं। जो राहुल गांधी कहते थे कि परीक्षाओं में धांधली हो रही है, जो सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है वो सरकार वन नेशन वन एग्जाम नहीं करा पा रही है। और आप देखिए कि एनटीए के प्रमुख को हटा देते हैं राहुल गांधी के बयान के बाद, राहुल गांधी के मिलने के बाद। मतलब सरकार जब बाहर इतनी डरी हुई है राहुल गांधी से, तो सदन में राहुल गांधी जब बोलेंगे तो क्या होगा, ये इसका इंतजार है। और यही बात है कि नरेंद्र मोदी शपथ लेते वक्त ठिठक गए राहुल गांधी को देखकर, फिर उन्होंने अपनी शपथ आगे बढ़ाई और बड़े विनम्र बनने की कोशिश उन्होंने की, जो वो उनके व्यवहार में नहीं है। तो स्पीकर का चुनाव होगा और ये पहला सत्र जो है सदन का, ये इसका इंतजार है कि विपक्ष की सारी रणनीति समझ में आ जाएगी कि विपक्ष किन हथियारों को लेकर आया है। और संविधान हम सबका एक रक्षा कवच है। इस देश के 140 करोड़ लोगों का रक्षा कवच है हमारा संविधान। उस संविधान का सम्मान कैसे होता है, उस पर उसकी रक्षा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कैसे करता है, ये देखा जाएगा। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, कैसे देखा जाए यहां से आगे की गतिविधियां। देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट यहां पे, पद यहां पे आने वाले हैं। पहला स्पीकर का पद और दूसरा एलओपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष। कैसे देखते हैं? अनम्यूट कीजिए। नहीं, अनम्यूट है। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही। डिप्टी स्पीकर का पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा राजीव जी। अगर डिप्टी स्पीकर का पोस्ट सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए नहीं छोड़ता है, जो परंपरा रही है, तब स्पीकर की पोस्ट के लिए कंटेस्ट होगा। फिर इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट उतारेगा, दोनों जगह उतारना चाहिए, लॉजिकल है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन ये करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात होगी कि कैसे डिप्टी स्पीकर या स्पीकर के पोस्ट पे क्या कंसेंसस बनता है, और यहीं से तय होगा कि ये लोकसभा या पार्लियामेंट अगले 5 साल के लिए चलेगी कैसे। देखिए इतने बड़े विपक्ष के साथ ये नहीं हो पाएगा जो ओम बिरला करते रहे कि माइक बंद कर दे, एक्सपंज कर दे, पूरी स्पीच उड़ा दें, कैमरा हटवा दें विपक्ष के ऊपर से, जिसको मर्जी आए आप बाहर निकाल दें, बर्खास्त कर दें, फिर वो कोर्ट जाना पड़े, कोर्ट से वो वापस आए। ये अब इतने बड़े विपक्ष के साथ ये होगा नहीं, और अगर होगा तो उसका बहुत ही नकारात्मक संदेश पूरे देश में जाएगा। क्योंकि देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो बीजेपी को अल्पमत की सरकार में या बहुमत उनसे खींच लिया जनता ने, वो इन्हीं हरकतों की वजह से खींचा है। अगर ये हरकत आप जारी रखेंगे तो ये होगा नहीं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि लोकसभा को चलाने के लिए। लेकिन देखिए किरण रिजिजू है, उनका चुनाव ही गलत था, उनका डिपार्टमेंट ही किसी और को देना चाहिए था वो, क्योंकि उनके इतने कटु संबंध हैं, जिस तरीके की वो भाषा बोलते हैं, जिस तरीके के ट्वीट करते हैं, जिस तरीके के बयान देते हैं, वो व्यक्तिगत हमले करते हैं। और व्यक्तिगत हमले, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का होता है फ्लोर मैनेजमेंट, किसी बिल पर लोगों को एक साथ लाना, और वो काम एक ऐसे व्यक्ति को दिया है इन्होंने जो व्यक्तिगत टिप्पणियां करता है और विपक्ष के बड़े नेताओं के खिलाफ करता है, राहुल गांधी के खिलाफ करता है, सोनिया गांधी के खिलाफ करता है जी, जो कि उनसे काफी आप कहें कि अनुभव में और उम्र में भी कम है। उसके बावजूद भी वो जजेस को ये कहता है कि एंटी इंडिया गैंग, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को कहते हैं वो कि एंटी इंडिया गैंग। तो इस तरीके के व्यक्ति को अगर आपने इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो दिया है,
तो आप ये संकेत दे रहे हैं कि हम किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं चाहते, टकराव का माहौल बनेगा और इस टकराव के माहौल में विपक्ष जो है वो मुद्दे उठाएगा। जैसे मान लीजिए कि नीट या जो एग्जाम पेपर लीक है, सीधे सीधे तो 1.5 करोड़ जो युवा परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर सीधे सीधे प्रभावित है। उनके परिवारों को भी जोड़ें तो कई करोड़ लोग, और बाकी एग्जामिनेशन को भी देखें तो भी कई लोग। और इस सदन के शुरुआत के पहले ही एनटीए का हेड जो है वो जा चुका है, पहला विकेट सरकार का गिर गया वहीं पे। और अब जो बातें सामने आ रही हैं बड़ी चौंकाने वाली हैं जी। कि पेपर कैसे सेट होते हैं, कौन पेपर सेट करता है, क्यों बीजेपी के राज्यों में पेपर लीक होते हैं, क्यों बीजेपी के नेताओं के सेंटर्स में ही मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं, टॉपर हो जाते हैं। तमाम सारे सवाल जनता के बीच में घूम रहे हैं और उसमें अगर आप माइक बंद करेंगे, उसमें आप बर्खास्त कर देंगे विपक्ष को, तो विपक्ष की अब आवाज़ जो है वो जनता के पास है, वो सीधे जनता से संवाद कर सकता है। और वहाँ पे राहुल गांधी जो 2 बार ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं पूरे हिंदुस्तान को नाप चुके हैं। वहाँ अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, इसी संसद में। वहाँ पे बीजेपी नंबर 3 की पार्टी महाराष्ट्र से होकर आ रही है जी। तो ऐसे संसद में, ऐसी लोकसभा में अगर आप ये करेंगे कि छात्रों का सवाल आएगा, वह किसानों का सवाल आएगा, और उस पर अगर आप माइक बंद करवाएंगे, निकालेंगे लोगों को, तो टकराव करेंगे अगर, तो उसका बहुत विपरीत असर जाएगा। और विपरीत असर अगले 5 साल नहीं, अभी सितंबर अक्टूबर में चुनाव है 3 राज्यों में, वहीं दिख जाएगा। तो अब मोदी जी चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं जी। तो आपको रोज चुनाव के लिए आपको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने बहुत साफ संकेत दिया है कि अगर आप विपक्ष को तंग करोगे, अगर आप जेलों में डालोगे, अगर आप ईडी लगाओगे, सीबीआई लगाओगे, तो जनता उसको पसंद नहीं कर रही। इसलिए मैंने कल भी राजीव जी कहा था, तमाम लोगों की अटकलें होंगी। मैं बहुत फिर से कह रहा हूँ कि इस बार ईडी सीबीआई का डर बैठाकर कोई हेमंत बिस्वा शर्मा वो गुवाहाटी में होटल बुक करके टीडीपी और जेडीयू के एमपीज को वहां ले जाके सरकार के वो इनकी पार्टियां तोड़ दें, ये अब नहीं हो पाएगा जी। ये सरकार एनडीए की सरकार के तौर पर चलेगी, एनडीए की सरकार के तौर पे ही जाएगी या रहेगी, ये मोदी जी को तय करना है। अगर ये कोशिश करेंगे कि इसको एनडीए की जगह बीजेपी की सरकार बना दें, तो इसके खिलाफ जनता का मैंडेट है, इसके लेने के देने पड़ जाएंगे इसी असेंबली के चुनाव में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इसी साल 4 राज्यों के असेंबली इलेक्शंस हैं, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, इसीलिए उसका जिक्र भी बार बार आएगा। और वो 4 राज्य महाराष्ट्र है, हरियाणा है, झारखंड है और जम्मू कश्मीर है। इन 4 राज्यों में चुनाव होना है। इसके तुरंत बाद दिल्ली का चुनाव अगले साल 2025 के जनवरी-फरवरी में होना है। देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले अभी इस चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, इन सब का चुनाव होना है और इन सब के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार अभी बाकी है। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, मेरी आवाज़ मिल रही है, आप तक आ रही है? जी हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अपनी बात रखिए जरा। आज जो कुछ चला है, जो कुछ हुआ है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी, मेरा ये कहना है राजीव जी कि एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई है पहले दिन से ही कि मोदी जी का रवैया नहीं बदलने वाला है। उन्होंने बहुत साफ संकेत कर दिए हैं दो तीन चीजों से। पहली बात तो यह है कि उन्होंने अपने मर्जी का जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया, उन्होंने किसी से बात नहीं की। दूसरी बात, उनका जो सबसे प्रिय विषय है वो है विपक्ष को सकारात्मकता के पाठ पढ़ाना, प्रवचन देना। आपको याद होगा जिस समय नए भवन में आए थे, उन्होंने यही बात कही थी और उन्होंने बहुत ही कटु ढंग से कहा था। उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि उस समय छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव जो है वो कांग्रेस हारी थी
तो उनका ये कहना था कि मैं उम्मीद करता हूं कि इन 3 राज्यों की जो हार है उसका गुस्सा ये जो विपक्ष है वो यहाँ नहीं उतारेगा और बहुत सकारात्मक ढंग से आप काम करेंगे, ये उस समय भी उन्होंने बताया था। आज उन्होंने फिर से बताया है। तीसरी बात, उन्होंने एक बात कही है कि जिस हिसाब से आपने मुझे तीसरी बार चुना है तो मैं 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा। अब मैं घबरा रहा हूं राजीव जी कि पहले ही वो 18 घंटे काम करते थे, तो 3 गुना का मतलब कितना होगा। और जितनी मेहनत से उन्होंने देश को जहां पर लाकर खड़ा कर दिया है, आप कल्पना कीजिए कि अगर वो 3 गुना और कहते हैं कि 3 गुना और सफलता मैं लेके आऊंगा तो देश का क्या हाल होने वाला है, उसकी कल्पना आप और हम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी एक बात जरूर है कि जो संविधान को लेकर जो लोगों ने प्रवेश किया है, एक प्रकार से उन्होंने बता दिया है कि यही हमारा जो है एक तरह से हमारी मशाल है, यही हमारा दिशा निर्देश है और इसी के बल पर हम लड़ेंगे। अब जो है बहुत साफ हो गया है कि लोकसभा में विपक्ष की जो उपस्थिति है एक बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में है, बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर है। और जिस प्रकार से मैं तो पहली बार ये भी देख रहा हूँ, हालांकि 10 साल पहले दृश्य आपने देखा होगा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए, उन्होंने सीढ़ियों को जो है उनका माथा टेका था, संसद भवन की सीढ़ियों का। आज मैं वही जो है विपक्ष के बहुत सारे, अगर आप उस विजुअल को फिर से चलाएं तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ और लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी लोग थे और कुछ और लोग थे जो सीढ़ियों को, संसद भवन की सीढ़ियों को वैसे ही उसको हाथ लगा रहे हैं, फिर छाती पे हाथ लगा रहे हैं, मानो वो एक इस निश्चय के साथ आए हैं। 10 साल पहले मोदी जी जिस उद्देश्य को लेके आए, उन्होंने अपना उद्देश्य ये पूरा किया कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, पूरी की पूरी संसद को कमजोर कर दिया। 10 साल के बाद आज जो मैं दृश्य देख रहा हूं वो निश्चित रूप से बहुत ही आशा की किरण लेकर आता है कि आज लोग जो हैं वो फिर से, वो विपक्ष के लोग हैं, वो संसद भवन की सीढ़ियों को प्रणाम कर रहे हैं, हाथ लगा के, जैसे मंदिर में लोग प्रवेश करते हैं उस प्रकार से बहुत लोगों को मैं देखिए आपको कुछ लोग दिखेंगे जो लोग हैं वो सीढ़ियों को हाथ लगा रहे हैं और इस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से छुपे तौर पर एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि जब तक ये फिल्म नहीं आई थी गांधी पर, उसके रिचर्ड एटनबरो की, उसके पहले गांधी को कोई नहीं जानता था। लेकिन पिछले सत्र और इस सत्र के बीच उन्होंने यही काम किया कि गांधी जी की जो मूर्ति है वो हटा दी जाए। लेकिन मैं आपको एक फिल्म का छोटा सा डायलॉग याद दिलाना चाहता हूँ, लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें गांधी जी कहते हैं कि आप लगे तो मेरी सारी तस्वीरें हटा दीजिए, सारी मूर्तियां हटा दीजिए, और आपको अगर मुझे रखना है तो अपने दिलों में रखिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विपक्ष के लोग आ रहे हैं, गांधी को दिल में बसाए हुए हैं और अंबेडकर को अपने हाथों में रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, अंधेरा पूरी तरीके से छटा नहीं है, मैं ये मानता हूँ। अगर सूरज है तो आप सूरज की रोशनी में चलिए, सूरज नहीं है तो सितारों की रोशनी में चलिए। सितारे भी अगर डूब गए हैं तो आपके हाथ में एक छोटा सा भी दिया है, ये दिया जो है यही मशाल बनेगा। आज जो लेके किताबों को आए हैं वो किताब जो है वो अंबेडकर का संविधान है। इस संविधान को बचाने की ही कोशिश है। मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आगे आने वाले समय में हम बहुत सारी चीजों को होते देंगे। प्रक्रियागत बातें छोड़ दीजिए, जो मुद्दे सामने आने वाले हैं। हो सकता है कि मोदी जी अपने पसंद का स्पीकर भी बैठा लें, हो सकता है डिप्टी स्पीकर किसी को न दें और खासकर विपक्ष को बिल्कुल न दें, लेकिन मुद्दों से कैसे बचेंगे? जिस प्रकार से राम मंदिर के छत से पानी टपक रहा है, बहुत सारी मूर्तियां गिरी हैं। नीट के बारे में है, नीट तो जहां जहां भी नीट का जो घोटाला हुआ है सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के राज्य ही हैं। और आपको मैं याद दिला दूं राजू जी कि जिन 1563 जो परीक्षार्थी थे जिनके ऊपर शक था कि जो नीट के पेपर लीक हुए हैं इनके माध्यम से हुए हैं, जिन्होंने 720 में से 720 या ऐसे काफी मार्क्स लाए थे, उनमें से 1563 जो परीक्षार्थी उनका कल से रीटेस्ट हुआ था संडे को, केवल 50% लोगों ने ही उसमें हिस्सा लिया और लगभग 800 लोग अनुपस्थित रहे। ये सीधा सीधा बताता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर कुछ न कुछ घोटाला हुआ है और बड़ा घोटाला हुआ है। तो असली बात तो ये है कि मोदी जी चाहे भाषण दे लें, मोदी जी चाहे विपक्ष को कोस लें, विपक्ष वो चाहे जो भी करें, लेकिन जो मुद्दे आएंगे सदन के अंदर उसको कैसे फेस करेंगे। और ये जो आप जो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो 4 राज्यों के जो चुनाव है, उसी चुनाव से पता चल जाएगा कि मोदी जी ने अभी तो किसी प्रकार से लोगों की मदद से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, एक प्रकार से अपना बहुमत भी हो सकता है साबित कर ले, लेकिन आने वाले समय में जो पराभव है और अब जो है मोदी जी का जो चरिश्मा है, जिसको करिश्मा कहा जा रहा था उनका, वो अब उतार पर है। वो इसी संसद के सत्र से हमको देखने को मिल जाएगा। राजीव जी।
बिल्कुल, ये संसद का सत्र हालांकि 9 दिनों का है और 3 तारीख तक चलना है। 27 तारीख से राज्यसभा और उससे पहले आज से लोकसभा और कल भी ओथ का माफी चाहूँगा, कल भी ओथ का कार्यक्रम चलेगा, यानी शपथ लेने का कार्यक्रम। और इसके बाद अल्फ़ाबेटिकली ये चल रहा है, राज्यों के राज्यवार और अल्फ़ाबेट के हिसाब से राज्य का नाम, और वहाँ पर जितने सांसद हैं उन राज्यों में उनको शपथ दिलाई जा रही है। ये क्रम आज भी चला, कल भी चलेगा। इसके बाद कल माना जा रहा है, खबरें यही आ रही हैं कि कल एनडीए अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकता है, नहीं तो परसों तो होना ही है और परसों चुनाव भी होना है। 27 तारीख, उसके बाद 26 के बाद 27 तारीख को राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होगी और उसी दिन दोनों सदनों को राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण में दोनों सदनों में होगा। और ये दोनों सदन, जब नई संसद की बात होती है तो दोनों सदनों के नेता लोकसभा में आके बैठते हैं। ये नई सदन में ऐसा है, या क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल हॉल बनाया नहीं गया है। सेंट्रल हॉल पुराने उसमें है, आपने देखा जहाँ पर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और उसी जगह पर नीतीश कुमार पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। खैर ये सब आगे हम देखेंगे क्या कुछ होता है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं शकील अख्तर जी आपका, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलिंदु